नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से। चर्चा में जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी में नहीं बनी बात। भाजपा ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी लोकसभा की सभी 21 और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए चौथी सूची की जारी। पुदुचेरी की 1 और तमिलनाडु की 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा। पुदुचेरी से ए नमस्सिवयम को मिला टिकट। चेन्नई नॉर्थ से आरसी पॉल कनगराज होंगे भाजपा के प्रत्याशी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में 19 अप्रैल को होना है मतदान। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए की 13 उम्मीदवारों की घोषणा। वाईएसआर कांग्रेस से शामिल हुए 2 सांसदों को दिया टिकट। एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत प्रदेश में भाजपा 6 और जनसेना 2 लोकसभा सीट पर लड़ेगी चुनाव। एआईएडीएम के नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ने चेन्नई में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। घोषणा पत्र में किए 133 चुनावी वादे। नीट के लिए वैकल्पिक परीक्षा का प्रस्ताव। भारत में शरणार्थियों के रूप में रह रहे श्रीलंकाई तमिलों के लिए दोहरी नागरिकता का किया वादा। और आइए अब शुरुआत करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। चौथी सूची में पुदुचेरी और तमिलनाडु से लोकसभा उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। इस सूची में पुदुचेरी की 1 और तमिलनाडु की 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। पुदुचेरी से ए नमस्सिवयम को टिकट दिया गया है। वहीं चेन्नई नॉर्थ से आरसी पॉल कनगराज भाजपा के प्रत्याशी होंगे। नमक्कल से केपी रामलिंगम, तो चेन्नई नॉर्थ से आरसी पॉल कनगराज भाजपा के प्रत्याशी होंगे। नमक्कल से केपी रामलिंगम चुनाव लड़ेंगे। कुरूर से वीवी सेंथिलनाथन को टिकट मिला है। वहीं तिरुवल्लुर से पोनवी बाल गणपति भाजपा के उम्मीदवार होंगे। तंजौर से एम मुरुगानंदम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर समझौता नहीं हो पाया है। भाजपा ने ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। ओडिशा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भाजपा इस बार लोकसभा की सभी 21 सीटों और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और बीजेडी के बीच सीटों पर समझौते की बात चल रही थी और दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी। लेकिन शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद ये साफ हो गया कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच सीटों का समझौता नहीं हो रहा है। ओडिशा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समाल ने कहा कि देश भर में जहां भी डबल इंजन की सरकार रही है, वहां विकास व गरीब कल्याण के कार्यों में तेजी आई है और राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। लेकिन आज ओडिशा में मोदी सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे ओडिशा के गरीब बहनों भाइयों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि 4.5 करोड़ ओडिशा वासियों की आशा, अभिलाषा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित ओडिशा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा की सभी 21 सीटों और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। The tweet of President of Bharatiya Janata Party in the state of Odisha
Sri Manmohan Samalji has made it amply clear that we are going to the parliamentary election and the state assembly election alone. We would be fielding our candidates in all the 21 Lok Sabha constituencies and 147 state assembly segments. And we will definitely do extremely well in this election. I think there's a lot of energy, a lot of enthusiasm and a lot of passion for work among the Bharatiya Janata Party Karyakartas. And whatever has happened, had to happen. I'm personally immensely grateful to all the leaders, Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji and Honorable President of the Bharatiya Janata Party Shri JP Nadda ji for this right decision. और हमारे विशेष मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रामकृपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रामकृपाल जी, सबसे पहले अगर हम दक्षिण की बात करें तो इस बार दक्षिण भारत में काफी मेहनत की गई है बीजेपी की ओर से, और आज जो चौथी लिस्ट आई है उसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। क्या कुछ बीजेपी कितना एक्सपेक्ट कर रही है इस बार, अगर हम तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करें तो? देखिए, किसी भी पार्टी का एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होता है, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है उसको बीजेपी भी जानती है कि दक्षिण भारत, पर्टिकुलरली केरल और तमिलनाडु, तो ऐसी स्टेट रही है जहां भाजपा को वो स्वीकृति नहीं मिली है जो उसको बंगाल में मिल गई या कर्नाटक में मिल गई। तो इस बार बहुत कोशिश की है, और जैसा कि ऐसा नहीं हुआ है कि इलेक्शन के दौरान कोशिश हुई है, ये कोशिश बहुत पुरानी है। और लगातार मोदी जी पिछले 10 वर्षों से ये जो नॉर्थ और साउथ का ये जो इमेज भाजपा की रही है कि वो हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी है, उसको बहुत हद तक तोड़ने में कामयाब रहे हैं। और अगर आप वोट परसेंटेज देखें, सीटों की बात अगर हम नहीं भी करें, धीरे धीरे उनको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। दक्षिण भारत में भी अगर आप देखेंगे पिछले चुनाव में, तो वोट परसेंट बीजेपी का बढ़ा है। तो ये इस बार मुझे ऐसा लगता है, बीजेपी की भी उम्मीदें हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद दक्षिण भारत में तो पर्टिकुलरली ये जो तमिलनाडु और केरल में है, इस बार बीजेपी निश्चित तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, वो सीटों के माध्यम से भी। और एक बात मैं कहता हूं कि जैसे देखिए, बंगाल में कभी सिर्फ 3 सीटें थी बीजेपी की, वो 3 से 73 पे पहुंच गई पार्लियामेंट, विधानसभा में जी। और लोकसभा में भी आप पिछले 19 का अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बराबरी पर मामला छूटा था टीएमसी से। मुझे लगता है कि करीब करीब वही एक्सेप्टेंस अब साउथ इंडिया में होने जा रहा है। कर्नाटक में पहले से हैं, आप देखिए तेलंगाना में अच्छा खासा, वो पिछली बार भी सफलता मिली थी अनुपातन। आंध्रा में टीडीपी के साथ जिस तरह से उनका गठबंधन हुआ है, इस बार वहां भी एक जबरदस्त मुकाबला है और बीजेपी अच्छा करेगी। और मुझे लगता है कि ये तमिलनाडु में भी अच्छा बीजेपी निश्चित रूप से करेगी। बिल्कुल रामकृपाल जी, जिस तरह से आप बता रहे थे अभी कि चुनाव से पहले से ही काफ़ी कुछ कोशिशें हुई हैं, चाहे हम सेंगोल को जिस तरह से नई संसद में स्थापित किया गया, और उसके बाद काशी तमिल संगमम की हम बात करें, और साथ ही साथ अगर अलायंस की बात करें तो वहां पे पीएमके जैसे जो छोटे दल हैं उनके साथ बीजेपी ने अलायंस किया है। साथ ही साथ बीजेपी ने वहां पर एक लीडरशिप भी तैयार की है। इसका कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। देखिए अन्नामलाई जी, वहां जो उनकी यात्राओं में भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, वो एक वहां के मशहूर नेता हैं, और निश्चित तौर पर जैसा आप कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का जो ये एक रहा है कि कल्चरल एक जुड़ाव, उसके लिए भाषाई जुड़ाव, कल्चरल जुड़ाव, चाहे वो सेंगोल का मामला हो, चाहे तमिल संगमम हो, लगातार कुछ न कुछ ऐसा करते रहे। और खुद देखिए, जितनी बार वो दक्षिण भारत में जा रहे हैं, लगातार वहां के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी के साथ जो था, हालांकि वैसे वो ऑल इंडिया प्रेजेंस उसकी है, लेकिन एक जो नॉर्थ का और ईस्ट का जो अनुपात है, उस अनुपात की बात है। तो ये चुनाव दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि राजनीति में लॉन्ग टर्म गोल को हमेशा रखना चाहिए, लंबे। जैसे बंगाल में बीजेपी ने वहां की दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को किनारे कर दिया,
जो 60 साल तक राज करती थी, चाहे वो ठीक है। कांग्रेस हो चाहे सीपीएम हो। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि एक भाषा एक छोटी सी दीवार के रूप में काम करती है, नो डाउट। ठीक है रामकृपाल जी, आज की एक और जो बड़ी खबर है वो उड़ीसा को लेकर के है। उड़ीसा में ये माना जा रहा था कि बीजेडी और बीजेपी के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और दोनों पार्टियां एक अलायंस कर लेंगी वहां पर, लेकिन अलायंस नहीं हो पाया अभी तक वहां पर। नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है। मैं आपको बताऊं दूर तक की बात, अगर इन दो पार्टियों में अलायंस हो जाता तो जाहिर सी बात है वहां अपोजिशन के लिए एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता। ठीक है। और वो अपोजिशन जो क्रिएट होता, चाहे कोई भी आए, चाहे कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, कांग्रेस के लिए अपोजिशन मौका है। देखिए, दोनों पार्टियों में एक बात तो है कि लड़ रहे हैं जरूर, लेकिन मेन मुद्दों पर उनमें एक है, राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर हमेशा बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया है जी। पिछली बार भी अलग अलग सब लड़े थे, लेकिन आप देखिए कि पार्लियामेंट में या किसी भी जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे होते हैं वहां पर बीजेडी हमेशा बीजेपी के साथ रहती है। और नवीन बाबू ने भी अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है। तो कम से कम ये रहेगा कि जो भी कुछ होगा, चाहे जो जीते, पावर और अपोजिशन दोनों इन्हीं दो पार्टियों के बीच रहेंगे। तो मैं इसलिए कहता हूं कि उड़ीसा में अगर ये नहीं हुआ, एक तरह से मैं फ्रेंडली फाइट तो शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी चुनाव प्रतिद्वंदिता होती ही है, लेकिन अच्छी बात है, लोकतंत्र में बीजेडी का भी अपना वजूद है, बीजेपी का भी अपना वजूद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि दोनों पार्टियां राष्ट्रीय हित में काम करती हैं और इन्हीं में से एक अपोजिशन में बैठे और सकारात्मक सहयोग दे और एक सत्ता में रहे। विधानसभा की बात है, और लोकसभा में भी जब भी कोई मुद्दा आएगा बीजेडी हमेशा बीजेपी के साथ रहती है। ठीक है रामकृपाल जी, एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है, उसके बाद हम कुछ दूसरी खबरें आज की जो महत्वपूर्ण हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जनादेश। दिन भर की चुनावी हलचल क्या कुछ पूरे देश में रही, इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की TDP ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी है।
एनडीए गठबंधन में शामिल टीडीपी की इस लिस्ट में हाल ही में पार्टी से अलग हुए वाईएसआर कांग्रेस के 2 सांसदों का नाम भी शामिल है। एनडीए के घटक दलों के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के मुताबिक भाजपा 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि टीडीपी 17 संसदीय और 144 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा अभिनेता राजनेता पवन कल्याण की जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। टीडीपी ने अब तक 139 विधानसभा सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एआईएडीएम के नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ने आज चेन्नई में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के घोषणा पत्र में 133 चुनावी वादे किए गए हैं। इसमें महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने, हाईवे पर टोल बूथ हटाने, पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, नीट परीक्षा को खत्म करने और चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की शाखा खोलने समेत कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। घोषणा पत्र में केंद्र सरकार से देश भर में गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने का आग्रह करने का वायदा किया गया है। घोषणा पत्र में सुप्रीम कोर्ट की शाखा का चेन्नई में स्थापित किए जाने की भी बात कही गई है। वहीं पार्टी ने संसद के शीतकालीन सत्र को चेन्नई में आयोजित किए जाने की भी बात कही है। एआईएडीएमके ने घोषणा पत्र में भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे श्रीलंकाई तमिलों के लिए दोहरी नागरिकता का भी वादा किया है। इसके अलावा किसानों के लिए पेंशन की भी मांग की गई है। इंडी गठबंधन में लगातार आपस में रार बढ़ती जा रही है। अब समाजवादी पार्टी व अपना दल कमेरावादी का गठबंधन टूट गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से कहा कि अपना दल से वर्ष 2022 में गठबंधन था, 2024 में गठबंधन नहीं है। इसके बाद अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल का बयान सामने आया है। पल्लवी ने कहा कि फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर में हम चुनाव लड़ेंगे। पल्लवी पटेल ने कहा कि कांग्रेस तय करे पिछड़ों के नेता के साथ हैं या नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर सपा हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो ये इंडी गठबंधन की जिम्मेदारी है कि वो प्रमाणित करें हम उनका हिस्सा हैं या नहीं। गौरतलब है कि अपना दल कमेरावादी ने बुधवार को 3 लोकसभा सीटों मिर्जापुर, कौशाम्बी व फूलपुर में विपक्षी गठबंधन INDIA के तहत चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अपना दल कमेरावादी के सीट पर दावा करने के कुछ घंटे बाद सपा ने बुधवार को ही मिर्जापुर में राजेंद्र एस बिंद को प्रत्याशी बना दिया था। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी का मिशन इस बात का है कि इस देश में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। अनुप्रिया जी अपना रास्ता चुन चुकी हैं और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है हम उस मिशन को लेके चल रहे हैं। ये नेतृत्व किस तरफ जाना है और किससे मिलना है, किसके साथ चलना है, ये नेतृत्व डिसाइड करता है। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले हम इन तीनों ही खबरों पर हम बात करेंगे, थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी का जो गठबंधन है ये काफी स्मूथली चल रहा है। इसके किस तरह के परिणाम इसके आ सकते हैं? देखिए, अब ये क्योंकि टीडीपी के साथ जो कुछ भी हुआ है, टीडीपी वहां की एक बहुत प्रमुख पार्टी रही है और वहां मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एनडीए के एक जमाने में चंद्रबाबू नायडू जो होते थे वो चीफ होते थे, मुखिया होते थे। तो अब वहां थोड़ी सी ऐसा कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी और उनमें समझौता होने से यह तो फायदा होगा ही कि जो भी सत्ता के विरोधी वोट हैं वो निश्चित तौर पर उसमें भाजपा का फायदा ही होना है, कोई उसका वो है नहीं। और मुख्य रूप से वहां का जहां विधानसभा का चुनाव है, तो अगर कोई लहर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि कुछ, देखिए, चंद्रबाबू नायडू को कुछ खोना नहीं है, उनको पाना ही पाना, और बीजेपी को भी कुछ खोना नहीं है, पाना ही है, क्योंकि बीजेपी वहां थी ही नहीं, कोई भी सीट नहीं थी। तो बीजेपी या चंद्रबाबू नायडू टीडीपी दोनों इस स्थिति में है कि उनको पाना ही पाना है। बाकी अगर कोई स्थिति बनती है, जैसे आपने बताया कि 2 सांसद जगन की पार्टी के इनमें शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां इस तरह से जब नेता पार्टी छोड़ते हैं तो लगता है कि उनको जमीनी पहचान थोड़ा रहती है कि हवा का रुख क्या है। ठीक है, तो ये एंटी इनकम्बेंसी का असर तो है वहां पे। अब रही बात है, नतीजों में पता चलेगा कि क्या है स्थिति। ठीक है सर, एक ये जो एआईएडीएमके का मैनिफेस्टो आया है, इसमें नीट परीक्षा को खत्म करने की बात कही गई है, संसद का एक सत्र
वहां पर करवाने की बात कही गई है। क्या कुछ जो इस तरह के लोगों के सामने रखे जा रहे हैं इस तरह की बातें, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जो मैंने सुना है, जिस तरह से आप बता रहे थे, तो एक मुझे कहावत याद आती है कि बचनम किम दरिद्रता। जब आपको पता है कि आप नहीं जीत रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारी ऐसे विषय पर वादा किया गया है जो राज्य का सब्जेक्ट ही नहीं है, जो केंद्र का है। अब जैसे दोहरी नागरिकता हो, सुप्रीम कोर्ट का वहां पर अब वो खोलना हो, तमाम तरह की बातें, तो मुझे लगता है कि ये एडीएमके कहीं से उसको लग गया है कि मामला वो कहीं फाइट में इस बार दिख नहीं रही है। और तो जब जैसे वही होता है कि जब आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं, आपको वो जिम्मेदारियां निभाने का मौका आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप कुछ भी वादा कर लीजिए, वो जनता को लुभाने के लिए सब। ठीक है। एक ये उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन जिस तरह से टूट रहा है, समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी को लेकर भी आज जो खबरें आई हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो यूपी के अंदर तो काफी बड़ा स्टेट है और इंडी गठबंधन को काफी अच्छी वहां से आशाएं थी, लेकिन क्या कुछ वहां पर जो चल रहा है इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एक गठबंधन की इच्छा व्यक्त की गई थी। किसी भी गठबंधन का पैमाना ये होता है जब आप सीटों पर फैसला कर रहे। तो इंडी गठबंधन तो एक इच्छा थी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए, जितने चुनाव 2014 में भी 19 पार्टियां एक मंच पर आई थी, फोटो खिंचाया था। 2019 में भी एक मंच पर आए थे, फोटो खिंचाया था। फाइनल गठबंधन हम तब मानेंगे जब पार्टियों में सीट का समझौता हो जाए। और वो अगर आप देखें तो बंगाल से लेकर के नीचे तक मुझे तो नहीं लगता है कहीं कोई ऐसी चीज हुई है। जो समझौते हुए हैं वो 2019 में भी थे। जैसे डीएमके कांग्रेस का साउथ में होता ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये इंडिया अलायंस जो कहने का था कि इंडिया अलायंस, इसमें तो मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ी। अब वो जो चीजें बिल्कुल आशंकाएं थी वो सामने साफ आ रही हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर सब अलग हो रहे हैं। आज की तारीख में क्या है, 2019 में तो सबसे बड़ा गठबंधन यूपी में हुआ था जब एसपी बीएसपी एक साथ थे। आज तो आप देख लीजिए कि छोटे छोटे दल न तो, अब जैसे वही है कि ये पटेल जी भी, ये पल्लवी जी भी अलग हो रही है, तो बचा कौन है? एसपी के साथ है कौन? कांग्रेस है। तो जो कांग्रेस तो जमाने से रही है और कांग्रेस का कोई मतलब तो वहां है नहीं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। रामकृपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आप आए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हम आपको बताएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश में किसान एक ऐसा वर्ग है जिसको साधने की कोशिश
सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के भी कई मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर एमपी के किसान इस बार वोट करने जा रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने भोपाल के समीप एक गांव में जाकर अन्नदाता किसानों के मन को टटोलने की कोशिश की। किसान इस बार कैसी सरकार चाहते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। भारत कृषि प्रधान देश है और इस देश में आजादी के बाद से जो भी सरकारें रही हैं, किसानों के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास सभी सरकारों ने किया है। लेकिन किसान अब आने वाले चुनाव में कैसी सरकार चाहते हैं और जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो किन बातों का ख्याल किसान रखने जा रहे हैं। भोपाल में इस वक्त हम भोपाल के पास भौरी अगर बात करें तो वहां पर इस वक्त हम मौजूद है, एक गांव है और यहाँ के कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि इस बार का जो आम चुनाव इस देश में हो रहा है, इस चुनाव में किसान क्या सोचते हैं। ये बताइए कि अब चुनाव बहुत सामने करीब ही है और किसान भी वोट डालेगा, क्या वो बातें रहेंगी जो किसान ध्यान में रखेगा? सर, ये क्या किसानों के लिए बहुत ही वो किया है, सम्मान निधि है और जो बीमा की फसल वगैरह, ये यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया किसानों के लिए। किसान मजबूत हुआ है पिछले कुछ सालों में या इस बार के चुनाव में किसान क्या सोच रहा है? जब से मोदी जी आए सब किसान मजबूत ही है और मजबूत ही रहेगा जब तक वो रहेंगे और जब राम को लेके आए तो उनको हम भी लाएंगे। एमएसपी को लेकर बड़े किसान आंदोलन भी कर रहे थे देश के अंदर और कई मुद्दा वो किसानों ने रखा। क्या सरकार ने उचित मूल्य दाम नहीं दिया सरकार को? क्या पूरा दिया सर, पूरा मूल्य दिया और पूरा प्रयास कर रही है कि किसान आगे बढ़े। कांग्रेस ने कुछ काम किए हैं आपको ऐसा लगता है? सर कुछ भी नहीं किए 60 साल में उन्होंने। कांग्रेस सरकार 60 साल में किसानों को क्या 300 रुपए 1000 रुपए गल्ला मिलता था, आज देखो 2500 हो गया। कांग्रेस तो हमेशा वादे ही करती है, करती कुछ नहीं है। 60 सालों में राम मंदिर का कभी उनने सोचा? सिर्फ बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी ने सोचा। बात से ये निकलकर सामने आ रहा है कि मुद्दे एकदम साफ है, किसको चुनना है ये भी लगभग उन्होंने तय कर लिया है। बस उस दिन का इंतजार है जब मतदान होगा इनके क्षेत्र में और ईवीएम पे बटन दबाने जाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भौरी गांव, भोपाल। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे चुनावी चकल्लस मेरे सहयोगी आर्येंद्र के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग।